उन लोन लेने वाले बच्चों के लिए हम 3% का, लोगों ने खूब तालियां बजाई, उन्होंने पूरा 2 मिनट उसमें बोला। आपको पता है हमारे बजट कितने का है? 48,20,000 करोड़ का खर्चा है हमारा। उसमें से वो जो बच्चों का उन्होंने बोला, उसमें मात्र 300 करोड़ रुपए दिए। मिशन नारी शक्ति, बहुत बोल रहे थे ना, नारी शक्ति नारी शक्ति। नारी शक्ति में 3,144 करोड़ पिछले साल थे, 3,144 करोड़ इस साल है। इस देश में अकेला किसान है जो लॉस का धंधा करके भी लगातार खेती कर रहा है, क्योंकि उसको सोचता है कि मेरे पास सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को 2 टाइम की रोटी खिलाने। उस किसानों के लिए क्या किया आपने? किसानों के लिए एग्रीकल्चर का बजट 7,000 करोड़ से बढ़ाया आपने, मात्र 7,000 करोड़ से। और फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने 25,000 करोड़ से कम कर दी। गांव जाते हैं आदित्य जी, गांव जाते हैं, लोगों को लगता है हम दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं। गांव के लोग ऐसे घेर के बैठते हैं, और बाबू दिल्ली में है, जरा बता ना, सरकार को बता। अरे भूखे मर रहे हमारे को इतनी तकलीफ है। सुनता हूं, सिर्फ सुन सकता हूं, बोल सकता हूं। दोस्तों, इस बार केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी 3.0 की सरकार ने जो बजट पेश की है 8 महीने के लिए, उसके अंदर किस तरह से आम जनता को लूटने की कोशिश की गई है, उसका खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा। हमारे साथ थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी जुड़ेंगे, जो आपको खुलकर के बताएंगे कि किस तरह से आई वॉश किया गया इस बजट में, किस तरह से आम जनता को लूटने की कोशिश सरकार करती हुई नजर आ रही है। तो साथ ही साथ जो खबरें चल रही है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने मोदी जी को पूरी तरह से निचोड़ ली है, उसके पीछे का खेल क्या है? क्या उसमें भी नीतीश के साथ और नायडू के साथ नरेंद्र मोदी ने धोखा किया, या नीतीश और नायडू ने वाकई नरेंद्र मोदी को समझा दिया कि मोदी जी की अब वो औकात नहीं रही? और किस तरह से इस बजट में नरेंद्र मोदी ने हर एक राज्य को कर्जा लेने की ओर धकेल दिया है, जो कर्जा आगे चल के आपको, हमको, हमारे आगे वाले जनरेशन को चुकानी पड़ेगी। उसका खुलासा आज के इस एपिसोड में होगा कि आज का ये बजट, 2024 का ये बजट जो है, एक तरह से आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं। निर्मला सीतारमण, मोदी जी और मोदी सरकार मिलकर के किस तरह से आम जनता के साथ धोखा किया है, उसका बड़ा खुलासा आज के इस एपिसोड में वानखेड़े जी करेंगे। तो इस एपिसोड को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि किस तरह से चुनावी हार के बाद भी नरेंद्र मोदी इस मामले में बदलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। उल्टा वो आज भी अडानी अंबानी का जेब भरने में और आम जनता की जेब काटने पर उतारू है। तो आखिर तक वीडियो में बने रहिएगा, लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा और आगे बढ़िएगा। तो चलिए सीधा अशोक वानखेड़े जी का मैं रुख करती हूं। तो वानखेड़े जी, स्वागत है आपका देशनीति के मंच पर फिर एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। क्या ये बजट 8 महीने से पहले का जो ये बजट है, 8 महीने के लिए जो बजट है, क्या वो बजट कुर्सी बचाओ बजट है? माना यह जा रहा था सामने हरियाणा चुनाव है, महाराष्ट्र चुनाव है, शायद बरसात होगी, लेकिन आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए जिस कदर सोचा गया, उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा जो भी सामने विधानसभा चुनाव है, उन राज्यों के लिए बिल्कुल भी सोचा नहीं गया। क्या इतना साफ हो गया कि आज की इस परिस्थिति में मोदी से ज्यादा ताकतवर नीतीश और नायडू है? एक मराठा वॉरियर जख्मी हो गया बुरी तरह से। नजीब अब्दुल्ला ने उसको पूछा कि पटेल अब क्या करोगे? उसने कहा, अरे बचेंगे तो और लड़ेंगे। यह आपके पहले सवाल का जवाब था। केंद्र में बचेंगे तो महाराष्ट्र हरियाणा लड़ेंगे, केंद्र में बचे रहेंगे तो झारखंड लड़ेंगे, केंद्र नहीं रहेगा तो फिर बाकी चुनाव की क्या मायने रखते हैं। और केंद्र में रहने के लिए जो दो बैसाखियां हैं, इस बैसाखियों को कुछ दो ना दो, देने का नाटक तो करो। तो देने के नाटक का मंचन हुआ अदिति जी।
ये जो कल एक्सरसाइज हुई पूरी, निर्मला जी ने इन दोनों राज्यों को ये बताया कि आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। अब ये राज्य परेशान है, समझ नहीं पा रहे कि केंद्र क्या कहना चाहता है। केंद्र हमें कुछ देना चाहता है, देने का नाटक कर रहा है, या समय निकाल रहा है। क्योंकि दो राज्य जो आपने खासकर कहा, आंध्र प्रदेश और बिहार, बिहार में बिहार की पहली मांग थी हमें विशेष दर्जा चाहिए, विशेष राज्य का। अब ये होता क्या है विशेष राज्य का दर्जा? जैसे ही विशेष राज्य का दर्जा आपको मिलता है, जो केंद्र फंडेड योजनाएं होती है जिसमें केंद्र का 60% योगदान होता है और 40% राज्य सरकारों का, उसकी जगह पे वो योगदान 90% हो जाता है और राज्य सरकार को मात्र 10% देना होता है। क्योंकि आप बीमार राज्य है, आप बैकवर्ड है, आपको विशेष दर्जा दिया है ताकि आप थोड़ा ऊपर उठे। तो ये 30% का कुशन सेंट्रल गवर्नमेंट के हर मंत्रालय के स्पेंडिंग में ये बहुत बड़ा मददगार साबित होता है किसी राज्य को उठने के लिए। इसलिए बिहार को विशेष दर्जा चाहिए। मतलब सर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज दिखावे के तौर पर दे दिया गया वो बिहार को चाहिए ही नहीं था। चाहिए नहीं था। उसके बाद आपने क्या किया? आपने कहा कि गया में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब आपको मैं गया बताता हूं, ये लाइन ऑफ कैप्रिकॉन पे आता है गया। बहुत भयानक गर्मी है वहां गया पे, क्योंकि गया के मंत्री एमएसएमई में मांझी साहब कैबिनेट मंत्री है, वो कॉरिडोर का जुगाड़ कर लिया। वहां सीमेंट इंडस्ट्री की सिवा कोई सीमेंट इंडस्ट्री लगेगी नहीं, और सीमेंट इंडस्ट्री भी वहां नहीं लगेगी क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है रॉ मटेरियल। तो बनारस के पास सतना है मध्य प्रदेश के अंदर, वो आज सीमेंट कैपिटल है देश की, सिर्फ इसलिए कि वहां रॉ मटेरियल इतना है। ये पूरे देश की सीमेंट, सारी कंपनियों की सीमेंट प्लांट वहां पे मिलेंगे आपको। तो गया का कॉरिडोर आप लिख के देता हूं मैं, कोई हम भी अभी 5 साल तो रहेंगे ही पत्रकारिता में, कम से कम 5 साल बाद भी मैं बताऊंगा आपको गया के कॉरिडोर में क्या हुआ, जमीन भी एक्वायर नहीं। तो आपके हिसाब से फिर इस बजट के राजनीतिक मायने क्या रह जाता है? कोई राजनीतिक मायने नहीं है। ये बजट देखिए, जब आप पे अथाह कर्जा हो, खर्चे बरकरार है, इनकम कहीं से हो नहीं रही है, तो आप ऐसा लिपापोती वाला ही बजट बताएंगे। मैं नटशेल में अभी आपको बजट बता दूं जो जनता को, आम जनता को समझने की भाषा में। तो इस बजट में होता क्या है, बजट क्या बताता है कि हमारी आने वाले समय के लिए बजट जो है 24-25 के लिए बजट है ये। तो 24-25 के इस बजट में भारत देश की कमाई कितनी होगी और हम खर्चा कितना करेंगे, यही बजट है ना। तो बजट की कमाई कितनी हो गई है? बजट की कमाई है हमारी 31,29,00,000 करोड़। अब अदिति जी, 31,29,00,000 करोड़ ये हमारी देश की इनकम होगी आने वाले समय की, 2024-2025 की। ये इनकम हमारे पिछले साल की इनकम से 4.5 लाख करोड़ ज्यादा है। इनकम कहां से आती है? सरकार पैसा कहां से कमाती है? टैक्सेस से, यही से पैसा कमाती है ना। तो इसका मतलब सरकार इस बार भारतीयों से 4.5 लाख करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स लेगी। तो सबसे पहले ये समझो कि हमारे देश के तमाम करदाताओं पर, हमारे देश में ऐसा कोई है नहीं, हमारे यहाँ भिखारी भी है तो वो भी टैक्स देता है, क्योंकि भिखारी केला भी खरीदता होगा, तो केला जिस ट्रक से आता है वो ट्रांसपोर्टर भी पैसा देता है, टैक्स देता है। तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस सभी देते हैं। तो 4.5 लाख करोड़ रुपए तो हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं सरकार को। अब जब 31,29,00,000 करोड़ हमारी कमाई है, तो हमारे खर्चे हैं 48,20,000 करोड़ के।
इसका मतलब 12 लाख करोड़ हमारा घाटा है। तो 12 लाख करोड़ कमाई से ज्यादा हम खर्चा कर रहे हैं। ये 12 लाख करोड़ क्यों घाटा हो रहा है हमें? यहां रोक के मैं आपको थोड़ा पीछे चलता हूं। पहली बात फिर से, हमारे देश की कमाई 31,29,000 करोड़ है और हमें जो ब्याज में देना है, कर्जों का ब्याज चुकाना है, उसके लिए 11,62,000 रुपए, 12,62,000 करोड़ रुपए हमें निकाल के रखने पड़ रहे हैं, ब्याज में देने पड़ रहे हैं। मतलब जहां जिस घर की कमाई 31,29,000 करोड़ है, उसमें से 35% करीब करीब 12 लाख करोड़ का पैसा हम सिर्फ ब्याज में दे रहे हैं, इतना कर्जा लेके रखे हैं। तो 2/3 में हमें अपना पूरा साल चलाना है। कैसा चलेगा? यदि ये 12 लाख करोड़ हम ब्याज देना नहीं होता हम पे, तो ये 12 लाख करोड़ का घाटा ही नहीं होता। हम 31,29,000 करोड़ कमाए थे और 31,29,000 करोड़ पे खर्चा करते, सुखी रहते। लेकिन मोदी जी ने 54 लाख से 200 लाख करोड़ कर्जा देश पे किया है। तो ये कर्जे का जो ब्याज का आंकड़ा है, हर साल बढ़ेगा, क्योंकि इसमें कुछ कंपोनेंट वापस भी करना है। इन्होंने राज्यों को एडवाइस किया है कि आप 50 साल का कर्जा लीजिए, हम आपको मदद करेंगे, ब्याज फ्री कर्जा। अदिति जी, आपको पता है कि मोदी सरकार ने 2023 में भयानक कर्जा लिया है मार्केट से, और 50 साल के लिए। मतलब जो मोदी जी ने 2023 में कर्जा लिया, वो 2073 की जो सरकार है वो चुकाएगी। इमेजिन करिए, जब आपका नाती कॉलेज में पढ़ता होगा, मैं वो बता रहा हूं आपको, तब वो आपको पूछेगा, दादी हु वाज नरेंद्र मोदी? तब आप उसको कहोगे, व्हाई आर यू आस्किंग? बोलेगा, ही हैज रूइंड अस ना, ही हैज टेकन 50 years back a loan which we are paying now. माय फाइनेंस मिनिस्टर सेज, ये पाप है पुराना, हम क्या करें? ऐसा ही पाप बाकी राज्यों से करवाने के लिए जा रहे। इन्होंने आंध्र प्रदेश को भी जो पैसा दिया है, 15,000 करोड़, तो राजधानी के लिए दिया है। बाकी सब प्रोमिस किए हैं। बाकी आपको उनको बोला है कि आपके बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट और इसके लिए आपको हम इंस्टीट्यूट से पैसा दिलवाने में मदद करेंगे। आपका जो प्रोजेक्ट है इरिगेशन का, उसको जल्दी पूरा करने का आश्वासन देते हैं। मतलब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं सर कि केंद्र सरकार जो है वो इस बजट के जरिए कहीं ना कहीं बाकी राज्य को कर्जा लेने पर मजबूर करेगी, और जो कर्जा आगे चल के आम जनता को चुकानी है। सबको। मोदी जी ने जो 200 लाख करोड़ चुकाया, वो कौन सा मोदी जी के घर की प्रॉपर्टी बेच के, या शाह जी की, या निर्मला सीतारमण जी की पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के देना है? मैंने एक बार कैलकुलेशन किया था कि हर आदमी के, मतलब 5 साल पहले की मेरी स्टोरी है, हर आदमी पे करीब करीब 1.25 लाख रुपए कर्जा था देश के। तब मैंने कहा था कि मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने हमको लखपति बना दिया। क्योंकि मैं बैंक में यदि 1.25 लाख रुपए कर्जा लेने जाता हूं, तो कम से कम मेरी वर्थ 5 लाख रुपए होनी चाहिए। जब मैं 4 लाख का आदमी हूं, तब मुझे 1 लाख का कर्जा मिलता है। तो मोदी जी ने आज ही हर गरीब, हर भारतीय को 5 लाख वाला आदमी बना दिया, 1.25 लाख का कर्जा लेके। हम सब लखपति है, धन्यवाद दो मोदी जी। आज क्रूड के प्राइसेस कम हो गए। जो क्रूड के प्राइसेस आज के कम, जो आज इंटरनेशनल मार्केट में आज की रेट बता रहा हूं, उस हिसाब से यदि मैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन में जाऊं, कैलकुलेशन में जाऊं, तो 8 रुपए पर लीटर आज रेट कम हो जानी चाहिए, लेकिन नहीं होंगे। क्योंकि जब पेट्रोल की प्राइस की बात करता हूं मैं, ये बोलते कि महंगाई हो गई, फूड रिलेटेड महंगाई है। क्यों फूड रिलेटेड महंगाई है भाई? इट इज बिकॉज ऑफ द हायर प्राइस ऑफ पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट। खेत का गेहूं मार्केट में आता है, किसानों को क्या मिलता है?
किसानों का इनपुट कॉस्ट बढ़ गया है क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है। इन्होंने अपने ओपनिंग स्पीच में कहा कि हमने किसानों को एमएसएमई दिया है जो उसकी लागत से 50% प्रॉफिट है। मेरा चैलेंज है सारे सांसदों को, किसी भी राजनीतिक दल का हो, मैं मेरे गांव में 10 एकड़ जमीन, जो 8 एकड़ जमीन जो हमारी पुश्तैनी जमीन है, मैं मेरे सभी रिलेटिव्स के तौर से आज सरकार को एक ऐलान करना चाहता हूं कि मैं 8 एकड़ जमीन में आपके हवाले करता हूं। आप मुझे जो चाहे उपज उसमें से निकाल के दिखिए और एमएसपी पे आप मुझे बताइए 50% प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है, बताइए मुझे। आपने कपास पे जो एमएसपी दी उसकी लागत भी नहीं, आपने जो सोयाबीन पे जो एमएसपी दी उसकी लागत भी नहीं, और जब मार्केट में थोड़ा बहुत सोयाबीन को रेट आ जाता है, क्या बात करते हैं कि हम ऑयल सीड पे और पल्सेस पे ध्यान देंगे इस बार। मिशन ऑयल सीड, मिशन पल्सेस, ये मैं मनमोहन सिंह के समय से सुनता आ रहा हूं, मिशन पल्सेस एंड मिशन ऑयल सीड। लेकिन उद्योगपतियों के हाथ में बिकी हुई सरकार क्या करती है? पिछली बार जब सोयाबीन को रेट ठीक मिल रहा था और लग रहा था, सोयाबीन लोगों ने घर में स्टॉक करके रखा था 1.5 साल से कि अब अच्छा रेट आ गया, अब बेचेंगे तो कुछ तो मिलेगा, 10% तो प्रॉफिट होगा। एकाएक इन्होंने इंपोर्ट खोल दिया सोयाबीन सीड का, सोयाबीन इंपोर्ट होने लगा, लोकल मार्केट धस करके नीचे गिर गया, किसान फिर वही रास्ते पे आ गया। कौन सा आप किसानों के लिए कर, मूर्ख बना रहे देश को। मैं कई बार बोलता हूं, कोई एक माय का लाल आके कहे कि ये 8 एकड़ जमीन अशोक जी मैं करता हूं, मैं आपको बता देता हूं, इसमें अरहर निकाल के, इसमें कपास, इसमें सोयाबीन, इसमें मूंगफली, मैं क्रॉप लेके आपको बता देता हूं एमएसपी पे बेच के कि देखो मैं प्रॉफिट कमाता हूं कि नहीं कमाता हूं। पत्रकारिता छोड़ के उसके खेत में जीवन भर आजीवन मैं बंधुआ मजदूर बन के तैयार हूं। गांव सर जाते कुल हैं मिला आदिति जी, गांव जाते हैं, लोगों को लगता है हम दिल्ली में पत्रकारिता करते हैं। गांव के लोग ऐसे घेर के बैठते हैं, और बाबू दिल्ली में है, जरा बता ना, सरकार को बता, अरे भूखे मर रहे हमारे को इतनी तकलीफ है। सुनता हूं, सिर्फ सुन सकता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन जिनको करना है वो नहीं करते। दर्द है किसानों का। आज हम दूध खरीदते 60 रुपए लीटर, 65 रुपए लीटर, आज महाराष्ट्र के किसानों को 30 रुपए लीटर दूध मिलता है। सरकार वो बोलता है कि मेरी 40 रुपए दे दो तो मुझे 1-2 रुपए लीटर मेरी मुनाफा होगा, 40 रुपए मांग, सरकार उसको 5 रुपए की सब्सिडी दी, 2 महीने देके रोक दी, अब चुनाव आए तो फिर से शुरू कर दी। कहां जाएगा किसान? अरे ये क्या अपने आप को देशभक्त कहते हैं? ये तो देशद्रोही है सब। इस देश में अकेला किसान है जो लॉस का धंधा करके भी लगातार खेती कर रहा है, क्योंकि उसको सोचता है कि मेरे पास सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस देश को 2 टाइम की रोटी खिलाने। उस किसानों के लिए क्या किया आपने? किसानों के लिए एग्रीकल्चर का बजट 7,000 करोड़ से बढ़ाया आपने, मात्र 7,000 करोड़ से, और फर्टिलाइजर सब्सिडी आपने 25,000 करोड़ से कम कर दी। तो कौन घाटे में है? किसानी घाटे में है ना। दिल्ली की सातों सीटें दी है जनता ने, क्या बीजेपी के साथ गलत किया? आज क्राइम सिटी बन गया है, क्राइम कैपिटल बन गया है दिल्ली। दिल्ली पुलिस का 500 करोड़ से बजट कम कर दिया, जबकि यहां इंटीग्रेटेड ट्रैफिक के लिए दिल्ली पुलिस के सारे प्रोजेक्ट अब वाइंड अप करने पड़ेंगे। साइबर क्राइम बढ़ गया, उसके लिए उनको अलग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे थे, वो सारे काम रुक जाएंगे क्योंकि 500 करोड़ रुपए आपने काट दिया दिल्ली पुलिस का। क्या गलती है दिल्ली की? 7 सीट आपको दी इसलिए। दिल्ली के एक अस्पताल को आपने 20 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, एक अस्पताल को 100 करोड़ रुपए ज्यादा दिए, और बाकी अस्पताल के आपने पैसे काट दिए। दिल्ली में आदित्य जी रह चुकी है, आपको पता है दिल्ली की स्थिति क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, हेल्थ की। आप टूरिज्म की बात करते हैं, आपको पता है यही नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में आए तो टूरिज्म पे बोल रहे थे कि विशेष फोकस देना पड़ेगा। जब आपने इतनी बड़ी मूर्ति बनाई आदिवासियों के गांव उजाड़ उजाड़ के,
पटेल साहब की, तो आपने कहा कि टूरिज्म बढ़ेगा, वहां पे इकोनॉमी बढ़ती है, तो टूरिज्म पे नाम पे आप क्या कर रहे हो? आपने 4 कॉरिडोर घोषित कर दिए, सिर्फ आपको रिलीजन टूरिज्म दिखता है। विष्णुपथ कॉरिडोर गोया में, राजगीर में कोई जैन टेम्पल कॉरिडोर। अरे रिलीजन छोड़ के भी इस देश में बहुत कुछ है, उस टूरिज्म को कौन देखेगा? आज टूरिज्म कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है, क्या बात कर रहे हैं? निर्मला सीतारामन जी अपने भाषण में कहती है कि किस बच्चों को, जो बच्चे लोन लेके एजुकेशन करते हैं, उन लोन लेने वाले बच्चों के लिए हम 3% का, लोगों ने खूब तालियां बजाई, उन्होंने पूरा 2 मिनट उसमें बोला। आपको पता है हमारे बजट कितने का है? 48,20,000 करोड़ का खर्चा है हमारा। उसमें से वो जो बच्चों का उन्होंने बोला, उसमें मात्र 300 करोड़ रुपए दिए हैं। 2.5 करोड़ बच्चे हर साल पोस्ट ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन करते हैं, उसमें से 1 करोड़ बच्चे लोन लेके करते हैं। आपने सिर्फ 1 लाख बच्चों का साल में कोटा रखा है। किसके बच्चे होंगे? संघ की शाखा में जाने वालों से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ₹300 करोड़, 48,20,000 करोड़ में से 300 करोड़ देके आप 2 मिनट बोलते हो उस पर, लेकिन बाकी जगह बोलने में आपको शर्म आती है। कितने जगह इन्होंने पैसा कम किया। मिशन नारी शक्ति, बहुत बोल रहे थे ना, नारी शक्ति नारी शक्ति। नारी शक्ति में 3,144 करोड़ पिछले साल थे, 3,144 करोड़ इस साल है। मतलब जो महंगाई की मार से वो 3,144 करोड़ पिछले साल के, वो 3,000 करोड़ हो गए होंगे। कम से कम इन्फ्लेशन का तो देखना चाहिए। ये सरकार खेलती है आंकड़ों के साथ। मैंने कहा ना कि एनेक्चर पढ़ने के बाद बहुत सारी चीजें सामने आती है। अब देखिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नाम की एक चीज होती है, ठीक है? वो ये है कि मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा 10 साल पहले, 10 साल बाद वो मैंने 2.5 करोड़ का बेचा, तो मुझे कितने एक्स्ट्रा मिले? 1.5 करोड़ रुपए। क्योंकि 1.5 करोड़ का घर 2.5 करोड़ में करूं तो 1 करोड़ रुपए मुझे एक्स्ट्रा मिले। अब 1 करोड़ रुपए मेरा कैपिटल गेन है। लेकिन पुराने समय में सिस्टम क्या था कि जब मैंने 1 करोड़ का घर खरीदा, तब महंगाई का इंडेक्स क्या था? जब मैंने बेचा, तब महंगाई का इंडेक्स क्या है? मतलब उस इंडेक्स के फॉर्मूले से मैं उस घर की कीमत आज के रेट में निकालता कि मैंने 10 साल पहले लिया हुआ 1 करोड़ का घर महंगाई के इंडेक्स को एडजस्ट करते हुए ये अब 1.25 लाख करोड़ का, मतलब 1.25 करोड़ का हो गया, या ये 1.5 करोड़ का हो गया। और मैंने 2 करोड़ का बेचा तो मुझे 50 लाख रुपए प्रॉफिट हुआ, तो मैं 50 लाख पे गेन देता था। इन्होंने वो इंडेक्स वाला क्लॉज हटा दिया, फ्लैट 12.5% रेट कर दिया। अब यदि आपके दादी ने सोने का कड़ा लिया होगा 20 रुपए तोले का, 10 ग्राम का, और वो 10 तोले का सोने का कड़ा है, उनने अपने बेटी को दिया, अब आपकी शादी होने वाली है, आपको आपके मां ने दिया, आपने उसको बेचना चाहा तो बोलेगा आज इसकी कीमत 20 लाख है, आपके नानी ने खरीदा था 20 रुपए तोले से, 100 रुपए का। तो अदिति जी, आपको इस पे टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 20 लाख में से आपको 200 रुपए काट के 19,99,800 पे 12.5% टैक्स लगे। तो वानखेड़े सर, उस हिसाब से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले या प्रधानमंत्री बनने के बाद भी ये नारा देते थे कि गरीबी को मिटाना है, हटाना है, हवाई चप्पल वाले भी हवाई जहाज में चढ़ेंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति है, तो देश तो
डेवलपिंग कंट्री से सीधा गरीबी मुल्क बनते चले जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो तो खुद मानते हैं ना, वो खुद ही बोलते हैं कि इस देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज नहीं दूंगा तो भूखे मरेंगे। जो देश की 60% से ज्यादा आबादी भूखे मरने के कगार पे हो, वो तो और मरणासन्न स्थिति में पहुंचा। हाँ, उन्होंने जो बात कही, कई बार हम उनको गलत समझते हैं, कभी अन्याय करते हैं उनसे। जब उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि मेरे हाथ से किसी को खिलाऊंगा, इसके लिए तो मना नहीं किया था। वो खुद खाएंगे नहीं और किसी को खाने नहीं देंगे, लेकिन वो चाहे तो किसी को खिला सकते हैं। तो दो अपने लाल जो पाल के रखे हैं उन्होंने, अडानी अंबानी, उनको खिला रहे हैं। इस पे क्यों नाराजगी होनी चाहिए? अच्छे दिन आएंगे, कब आएंगे कभी नहीं बताया था उन्होंने, तो इंतजार कीजिएगा, आ जाएंगे, 1001 साल में तो आ ही जाएंगे। उसके बाद जैसा आपने अभी कहा कि हवाई चप्पल वाला हवाई यात्रा करेगा, बिल्कुल। पहले जूते पहन के आदमी यात्रा करता था, वो जूते वालों की स्थिति इन्होंने इतनी बुरी कर दी कि बेचारा खुद हवाई चप्पल पे आ गया। अब वो हवाई यात्रा करता है, तो उन्होंने जो कहा वो सार्थक करके दिखाया। आप ये मत सोचिए कि जो हवाई चप्पल पहन रहा था वो जो हवाई जहाज में जाएगा ना, जो 12,000 का जूता पहन रहा था उसकी स्थिति हवाई चप्पल पे ले आई है, टैक्स लगा लगा के। अब वो कंपनी के खर्चे पे जब हवाई यात्रा करता है तो आपको हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में देखेंगे। मोदी जी ने कोई गलत नहीं कहा था। तो ये बजट आई वॉश है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनी जो है, यदि विदेशी कंपनियां अपने देश में काम कारोबार करती है, तो जो कारपोरेट टैक्स उनके ऊपर 40% लगा हुआ था वो 35% कर दिया। मतलब भारत से और अब पैसा बाहर जाएगा। तो ये यानी कुल जी बजट, मैं बार बार कहता हूं, अभी भी बजट, अभी दूसरा ही दिन है ये, अभी 10 दिन बाद एक प्रोग्राम करिए बजट पे, तब एक एक चीज निकल के आएगी, तब आपको पता पड़ेगा अरे ये तो नए फिलोसफी के साथ जीने वाला आदमी। वो तो जनता को पूछते हैं आए हो तो क्या लाए हो, देखिए छाप। और यदि ये आपके पास आए तो बोलते आया हो तो कुछ लेके तो जाऊंगा ही, ये लेना बैंक है। यानी जो लग रहा था कि चुनावी हार के बाद कहीं ना कहीं इस बार शायद बजट में आम जनता के लिए कुछ तो नरेंद्र मोदी की सरकार रखेगी, वो बिल्कुल खाली हाथ जो है आए और जनता से ही लूटने के कगार पर जो है सरकार पहुंची हुई है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वानखेड़े जी, धन्यवाद। इतना विस्तारित सब कुछ बताने के लिए।